हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गोल्डन एज कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज की अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है सेंटेंस। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही बेसिक टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो सेंटेंस को समझने से पहले कुछ बातें हम लोग समझ लेते हैं। सेंटेंस तक पहुंचने के लिए हमको सबसे पहले, जैसे मान लीजिए किसी भी भाषा को हमें पढ़ना है, चाहे हिंदी इंग्लिश कोई भी भाषा पढ़नी हो, सबसे पहले अगर बात होती है कि भाषा की इकाई क्या होती है, ठीक है, यूनिट क्या होती है। किसी भाषा की इकाई अक्षर होता है, लेटर। तो अंग्रेजी भाषा में हमारे टोटल 26 लेटर्स हैं। लेटर्स सबने सीख लिए हैं। उसके बाद में लेटर्स को मिला मिला करके हम लोग शब्द बनाते हैं। ठीक, शब्द, शब्द रचना। और शब्द के अंतर्गत हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहचानना सीख जाते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग पहचानना सीख जाते हैं। अब यहाँ पर से जो ये आज का टॉपिक हमारा सेंटेंस, इसकी स्टार्टिंग होती है। तो अगर समझने की बात की जाए परिभाषा के रूप में, तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को हम लोग वाक्य कहते हैं। मतलब आपके पास दो या फिर दो से अधिक शब्द हैं और उनको हम लोगों ने एक व्याकरणीय नियमों के अनुसार, ग्रामेटिकल रूल्स के अनुसार अरेंज करके रखा हुआ है और उसका एक अर्थ निकल रहा हो, तब उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। आइए डेफिनेशन को देखते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स containing a subject and a verb that expresses a statement is called sentence। मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह, ठीक है, शर्तें दे रखी हैं, यहाँ पर कंडीशंस दे रखी हैं। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें एक कर्ता हो और एक क्रिया हो। ठीक है, शब्दों का जो समूह है, उन शब्दों में से एक शब्द हमारा कर्ता होना चाहिए जरूर, ठीक है, और एक क्रिया हो, और ये मिलकर के क्या करें, एक कथन को व्यक्त करें। ठीक है, कोई ना कोई बात हो रही होगी, कोई ना कोई बात बताई जाएगी, कथन को बताएंगे, तो क्या कहलाएगा, समूह पूरा शब्दों का वाक्य कहलाएगा। ठीक है, डेफिनेशन हो गई। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास शब्द लिखे हुए हैं। नंबर 1 ही हो गया, हैज़ हो गया, फिनिश्ड हो गया, हिज हो गया, वर्क हो गया। और इन शब्दों को हमने एक ग्रामेटिकल, जो भी हमारा रूल्स होता है ग्रामर के अनुसार, कौन सा शब्द किसके बाद में आएगा, ठीक, इसकी पोजीशन कहाँ पे रहेगी, इन सारे नियमों को फॉलो करते हुए इनको अगर अरेंज कर दिया गया, एक पास लिख दिया गया, इनका समूह बना दिया गया, ग्रुप बना दिया गया, और इसने एक इसका सार्थक अर्थ भी दे दिया। जैसे कि हिंदी में इसका अर्थ होगा उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, तो ये जो है हमारा एक सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, फिर से हम लोग एक बार एक लाइन में परिभाषा याद रखेंगे कि शब्दों का एक ऐसा अरेंजमेंट, ऐसा समूह जिसमें एक कर्ता हो और एक क्रिया हो और एक कथन को प्रदर्शित करे, ये पूरा समूह, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की परिभाषा हम लोगों ने सीख ली। शब्दों के सार्थक समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। शब्दों का एक ऐसा समूह जो कि एक सार्थक अर्थ दे रहा हो, जिसमें कर्ता और विधेय हो, वो हमारा वाक्य कहलाता है। अब वाक्य के प्रकार, अच्छा, ऊपर एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर, कथन। ठीक है, ये कथन लिखा हुआ है। ये कथन जो है भाई, बात किसी भी प्रकार की हो सकती है ना। कोई साधारण सी बात बता सकता है, कोई कुछ मना कर सकता है, कोई कुछ पूछ सकता है, कोई किसी को आदेश दे सकता है, कोई एकदम से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, कोई अकस्मात भावनाओं को, आश्चर्य हो गया, भय हो गया, हर्ष हो गया, शोक हो गया, इन सारी भावनाओं को, मतलब कुल मिलाकर के कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है तो कथन किसी न किसी नेचर का तो होगा, उस कथन की कोई ना कोई प्रकृति होगी ना, वही। बस देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अच्छा, इनको हम लोग टाइप्स भी बोल सकते हैं और काइंड्स भी, दोनों की हिंदी होती है प्रकार। चाहे टाइप्स बोल लीजिए और चाहे काइंड्स बोल लीजिए, दोनों की हिंदी क्या है, प्रकार। तो वाक्यों के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क, on the basis of the nature of the work or action explained in the statement there are 5 types of sentences। हिंदी में देखेंगे, किसी कथन में बताए गए कार्य अथवा की गई क्रिया, ठीक है, मतलब कोई स्टेटमेंट है आपके पास में, उसमें जो भी बात बताई गई हो या फिर जो भी क्रिया की गई हो, जो भी कार्य हो रहा हो, उस कार्य अथवा, ठीक है, उस कार्य अथवा क्रिया की, ये देखिए, जो भी प्रकृति है, मतलब किस प्रकृति का, किस स्वभाव का है, उसके आधार पर वाक्य हमारे कितने प्रकार के हो जाते हैं, 5 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक, एक लाइन में समझेंगे, जो भी स्टेटमेंट कहा गया है, ठीक, उस स्टेटमेंट की प्रकृति कैसी है, उसके आधार पर वाक्य हमारे 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सबसे पहला नंबर आता है असर्टिव सेंटेंस। मतलब किसी ने कोई कथन कहा है, कोई स्टेटमेंट कहा है, वो असर्टिव कब होगा, जब उसमें कथन सूचक, मतलब साधारण सा कोई कथन कह दिया गया हो, ठीक है, कोई बात बता दी गई हो। अब इसके 2 प्रकार हो जाते हैं हमारे, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक, किसी बात को स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, स्वीकार तो इधर भी बताया गया ना, स्वीकारात्मक, स्वीकार 2 तरीके से है, या तो उसको मान लिया तो नकार दिया गया, वही है यहाँ पर। अफर्मेटिव हो गया और नकार दिया तो निगेटिव हो गया। अगला आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। कोई भी व्यक्ति अगर प्रश्न पूछता है तो प्रश्न केवल 2 ही पूछे जा सकते हैं उत्तर के दृष्टिकोण से। ठीक है, एक प्रश्न वे हो गए जिनका उत्तर देने के लिए हमें और कुछ नहीं, बस यस या नो बोल देना होता है। एग्जाम्पल ग्रुप में, क्या आप स्कूल जाते हैं, तो हाँ, ठीक, ये हो गया। और दूसरे वे होते हैं जिनका उत्तर हम लोग यस और नो में नहीं दे सकते हैं, उनका उत्तर देने के लिए कुछ ना कुछ हमें अपनी तरफ से ऐड करना पड़ता है। जैसे यही पहले पूछा था, क्या आप स्कूल जाते हैं, अब पूछ दिया आप किस स्कूल में जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर यस या नो तो नहीं बोल सकते ना, स्कूल का नाम बताना पड़ेगा। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर के दृष्टिकोण से, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आंसर, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे दो प्रकार के हो जाते हैं। ये देखिए दो प्रकार के लिखे हुए हैं। पहला हो गया ये जिनका उत्तर यस या नो में दिया जा सके, ठीक है। स्टार्ट्स विद, ऐसे वाक्य हमारे किससे स्टार्ट होंगे अंग्रेजी में? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। और हिंदी में क्या शब्द से स्टार्ट होंगे? ठीक है, हिंदी में क्या शब्द से स्टार्ट होंगे और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। अगला होता है इसमें ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर यस या नो में नहीं दिया जा सके भाई, ठीक है। और ये किससे स्टार्ट होंगे इंग्लिश में? स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड, एक प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्टिंग होगी इनकी। अगला टाइप आता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे वाक्य, ठीक है, ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा देना, ठीक, अनुमति लेना, प्रार्थना करना, सुझाव देना, प्रस्ताव रखना, शिक्षा, सलाह आदि भावनाएं प्रकट हो, क्या कहलाते हैं? वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। पहचानेंगे कैसे? अगर इंग्लिश में लिखा हुआ वाक्य है तो कैसे पहचानेंगे? स्टार्ट्स विद मेन वर्ब, या तो वो मेन वर्ब से शुरू हो रहा होगा, जैसे लर्न योर लेसन, ओपन योर बुक, ठीक है, गेट आउट, इस तरीके से। या फिर डू नॉट से स्टार्टिंग होगी, जैसे डू नॉट टीज हिम, ठीक है, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, इस तरीके से। या फिर प्लीज से स्टार्टिंग होगी, कोई प्रार्थना कर रहा होगा, जैसे प्लीज गिव मी योर बुक, ठीक है, प्लीज हेल्प मी, इस तरीके से। या फिर लेट से भी हो सकता है, लेट का मतलब प्रस्ताव दे रहा है, लेट अस गो देयर, लेट अस हेल्प हिम, ठीक, इस तरीके से। तो हाँ, सबसे बड़ी पहचान क्या है इसमें? सब्जेक्ट हिडन रहता है, ऐसा नहीं कह सकते कि कर्ता होता ही नहीं है। इंपरेटिव सेंटेंस में भाई कर्ता नहीं होगा तो वाक्य नहीं बन पाएगा ना, सीधी सी बात है। वाक्य की कंडीशन बताई गई थी, इसमें क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना ही चाहिए। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है लेकिन हिडन रहता है, क्यों? इसका भी तो कारण है। जैसे कि भाई इंपरेटिव की परिभाषा क्या बताई है? आज्ञा देना, अनुमति लेना, प्रार्थना करना, सुझाव, सलाह, प्रस्ताव। तो आप सीधी सी बात है किसी से कह रहे हैं ना, तो जिससे कह रहे हैं वही तो सब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने कह दिया अपनी किताब खोलो, तो हम जिससे कह रहे हैं वही तो सब्जेक्ट है, वही तो किताब खोलेगा। तो यहाँ पर कर्ता हिडन है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि तुम अपनी किताब खोलो, ये नहीं बोलना है। वहाँ पर क्या बोल रहे हैं? किताब खोलो, तो यहाँ पर अंडरस्टूड हो गया हमारा कर्ता, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता अंडरस्टूड हो, छिपा हुआ हो, और मेन वर्ब से स्टार्टिंग हो रही हो, या फिर डू नॉट से स्टार्टिंग हो रही हो, या फिर प्लीज से स्टार्टिंग हो रही हो, या फिर लेट से स्टार्टिंग हो रही हो, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो हम बता रहे हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाक्य दे देते हैं, उसको पहचानने के लिए बोलते हैं, भाई पहचान ही नहीं मिलती वाक्य का प्रकार कैसा है, ठीक है। तो पहले तो अभी हम थोड़ा सा परिभाषा के हिसाब से पहचानना सिखा रहे हैं, फिर जब पूरे हो जाएंगे फिर अभी स्ट्रक्चर के हिसाब से बताएंगे। चलिए चौथा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य देखिए आगे क्या लिखा है? टेल्स अबाउट हार्टली विशेस, मतलब हार्दिक इच्छाओं के बारे में बताते हैं। कर्सेस माने अभिशाप दे दिया, किसी को कोई दुआ दी, नहीं दिया तो बददुआ दे दी, इस तरीके से मतलब अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना इच्छा सूचक वाक्य के अंतर्गत आता है। इनको कैसे पहचानेंगे? ये देखिए स्टार्ट्स विद इफ, या तो इफ से शुरू होंगे, जैसे इफ हो सकता है, वुड दैट हो सकता है, मे से स्टार्टिंग हो सकती है, ठीक है। इफ आई वर ए किंग, काश में एक राजा होता। इफ आई वर बर्ड, काश में पक्षी होता, ठीक, इस तरीके से, ठीक। तो अगला देखते हैं। अच्छा, मे से कैसे स्टार्टिंग होती है? जैसे किसी को दुआ देनी है, ठीक है, अच्छी विश किसी को करनी है, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरीके से। तो ये हो गए ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसमें किसी इच्छा को व्यक्त किया जाता है। और सबसे अंतिम जो प्रकार हमारा है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ठीक। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयादिबोधक वाक्य। अच्छा, ऑप्टेटिव में और एक्सक्लामेटरी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ऑपरेटिव में क्या होता है? मन की हार्दिक इच्छा को बता रहे हैं, जानबूझ करके इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। जबकि एक्सक्लामेटरी में क्या होता है? इसमें भी भावनाएं ही व्यक्त होती हैं, लेकिन अकस्मात भावनाएं व्यक्त होती हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है? इट एक्सप्रेसेस सडन इमोशंस, अचानक से जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं उनको ऐसे वाक्यों द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे प्रसन्नता, अचानक वाली प्रसन्नता, ठीक, कोई खुशखबरी मिल गई करके, या फिर सैडनेस, कोई दुख समाचार मिल गया, या फिर सरप्राइजेस, किसी चीज़ को देख करके एकदम से अचंभित हो गए, ठीक है। तो कुछ आगे क्या है? एक्साइटमेंट, एकदम से उत्तेजित, चिल्ला पड़ना, एकदम से जैसे मैच जीत जाते हैं। तो इनको ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? जिनमें अचानक से भावनाओं को व्यक्त किया जाए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और जिनमें जानबूझ करके व्यक्त किया है, किसी को दुआ दे रहे हैं, किसी के लिए कुछ बुरा बोल रहे हैं, किसी के लिए अच्छा बोल रहे हैं, तो वो क्या है? हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 5 प्रकार के वाक्यों को पढ़ा। अब पहचानने के लिए जब एग्जाम्स में आते हैं तो इंग्लिश में वाक्य लिखा रहेगा, या तो आप इनकी डेफिनेशन के हिसाब से पहचान लीजिए, अगर पहचानने में दिक्कत हो रही है तो स्ट्रक्चर के आधार से भी पहचान सकते हैं। इनका सबका एक निश्चित स्ट्रक्चर होता है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें क्या रहता है? सबसे पहले देखिए आपको बता दिया गया ना, सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, ये तो होंगे ही होंगे, ठीक है। चाहे किसी भी टेंस की बात चल रही हो, सब्जेक्ट होगा। स्टार्ट्स विद किससे होगा अफर्मेटिव सेंटेंस? सब्जेक्ट से, हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होगी अफर्मेटिव सेंटेंस की। प्लस आगे इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है टेंस के नियमानुसार तो लगाएंगे,
फिर मेन वर्ब आ जाती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक, ये हो गया काहे का स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस का। निगेटिव में कुछ नहीं, बस नॉट जुड़ जाएगा यहाँ पर भाई, है ना, नॉट जुड़ जाएगा। ये पहचान सबसे बड़ी हो गई। स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, असर्टिव सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी, सब्जेक्ट से होगी, कर्ता से शुरू होगा। ठीक है, अगर नॉट दे रखा है तो निगेटिव, नॉट नहीं दे रखा है तो अफर्मेटिव। अच्छा, चिन्हों के अनुसार इसमें लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहता है, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव, इस हिसाब से भी हम लोग पहचान सकते हैं। अगर कोई वाक्य दिया है तो सबसे पहले लास्ट का चिन्ह देख लीजिए। ठीक है, चिन्ह देख। अच्छा, ये चीज़ आपको आगे भी हेल्पफुल होगी। जो जंबल्ड सेंटेंसेज होते हैं, इधर उधर लिखे रहते हैं, इनको रीअरेंज करना होता है, रीऑर्डरिंग करनी होती है, तो उसमें भी सबसे अंत में जो सबसे पहला काम होगा, आखिरी का हम लोग चिन्ह ही देखते हैं। ठीक है, चिन्ह को देख करके अगर फुल स्टॉप है तो सीधी सी बात है, ये असर्टिव हो सकता है। ठीक है, उसमें से देखेंगे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट नहीं है तो इसी स्ट्रक्चर में, नॉट दे रखा है तो निगेटिव के स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव। इसमें पहले ही बताया जा चुका है किससे स्टार्टिंग होगी, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट टाइप हो गया हमारा, और सेकंड टाइप इसको बोल देते हैं। इसकी स्टार्टिंग किससे होगी, पहले बता रखा है किससे, स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड, ये एक क्वेश्चन वर्ड के द्वारा। तो हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या जुड़ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के पहले, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। और इंटरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान क्या है, लास्ट में हमको ये क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ठीक है, असर्टिव में क्या मिलता है, फुल स्टॉप, और स्टार्ट सेंटेंस शुरू किससे होगा, सब्जेक्ट से, और इंटरोगेटिव में लास्ट में मिलेगा क्वेश्चन मार्क। स्टार्ट किससे होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब से या तो क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है, और इसके ठीक बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। ये सबसे बड़ी पहचान इंटरोगेटिव की क्या है, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, इसके ठीक बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट, और अंत में चिन्ह कौन सा होगा हमारा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। अच्छा, अब आता है इंपरेटिव सेंटेंस, बताया जा चुका है, या तो मेन वर्ब से शुरू होगा, या तो फिर डू नॉट से शुरू होगा, या तो प्लीज से शुरू होगा, या तो लेट से शुरू होगा, सब्जेक्ट लिखा नहीं होगा इसमें, और अंत में चिन्ह क्या होगा हमारा, फुल स्टॉप इसमें भी आएगा। ठीक है, अगला क्या है, ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य, इनकी स्टार्टिंग बता दी गई है, इनको पढ़ करके जब अर्थ निकालेंगे तो काश, ठीक, इफ आई वर ए किंग, काश में एक राजा होता, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी सहायता करें, ठीक, आशीर्वाद दें, ये सारी बातें। तो इनकी स्टार्टिंग इफ या मे से होती है, इनका अंत में भी फुल स्टॉप आता है, और अगर कुछ खास शब्द है तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है। ठीक, विस्मयबोधक चिन्ह। और इसमें तो सबसे बढ़िया पहचान है, अंत में ये लगा रहेगा विस्मयबोधक चिन्ह। और कुछ विशेष शब्द होते हैं, जैसे हुर्रा है, अलास है, ब्रेवो है, ठीक है, कंटेम्फाई है, इस तरीके से हाउ, व्हाट, एकदम से चौंकने वाले शब्द, ये सब क्या हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज होते हैं। ठीक है, इनको बोलते क्या है, इंटरजेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखेंगे इनको। तो ये हम लोग वाक्यों को आराम से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सेंटेंस की परिभाषा, ठीक, और सेंटेंस के टाइप्स पर चर्चा की। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आइडेंटिफाई करने के लिए पूछते हैं, वाक्य को पहचानिए। ठीक है, और जंबल्ड वाले में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इधर का उधर लिखा रहता है, उसमें सबसे पहले आप ये चिन्ह देखेंगे। ठीक है, पंक्चुएशन चिन्ह देखेंगे, सबसे पहले कौन सा लगा हुआ है, उसी के आधार पर स्ट्रक्चर को लगा करके हम लोग उसको जंबल्ड रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सेंटेंस को सीखा है, और इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसमें से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे सेंटेंस के पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हमने सीखा है, टाइप से सीखे हैं और काइंड से सीखे हैं। मतलब अगर किसी ने कोई बात बोल दी है तो उस कथन की प्रकृति के आधार पर, मतलब कैसी बात बोली गई है ना, उस प्रकृति के आधार पर 5 प्रकार के, मतलब इन 5 प्रकार के अलावा कोई छठी बात नहीं बोल सकता है। कोई कुछ भी बोले, जैसे वह स्कूल जाता है, सकारात्मक हो गया। ठीक है, क्या तुम प्रतिदिन टहलते हो, इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, अपना पाठ याद करो भाई, तो कैसा होगा, इंपरेटिव हो गया। ठीक है, अपने से बड़ों का सम्मान करो, कैसा हो गया, इंपरेटिव हो गया, क्योंकि उसमें सुझाव दे रहा है। तो आप इन 5 के अलावा कोई छठी बात नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे वाक्य जो हो गए नेचर के आधार पर 5 प्रकार के हो गए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इनके पार्ट को देखेंगे। पार्ट का मतलब चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव, कोई भी वाक्य हो, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये 2 भागों में ही तोड़ेगा। ये चीज़ अगले टूटेगा, अगले सेंटेंस में, अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जैसे किसमें टूटता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।